चलिए हम इसकी वीडियो भी बना रहे हैं। मेरे पास ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं है कि वी गॉट रिड्यूस टाइम बिकॉज ऑफ द रमज़ान, तो हम इसको शुरू कर लेते हैं। हमने वेट कर लिया 4-5 मिनट। जी उमर, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ कहना है आपने? उमर, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कल की क्लास जो ऑनलाइन थे नहीं हो पाई थी क्योंकि जूम चल नहीं रहा था। 10 बजे तक सुबह जब मैं आया तो चल नहीं रहा था, तो फेस टू फेस तो जो ऑन कैंपस थी वो तो क्लास हो गई। तो आई एम रिपीटिंग द लेक्चर, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ तक ख़त्म किया था पिछले वाले वीक में, और ये हमने शुरू करना तो आई एम रिपीटिंग द अगेन। उसकी वीडियो बना के हम लोड कर देंगे, ठीक है। तो और सबकी मैंने अटेंडेंस लगा दिया, ठीक है। तो दैट वाज अ चैलेंज क्योंकि जूम चल नहीं रहा था। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जब आपको लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना होता है तो आप बनाने का तरीका है। एक मिनट, लेट मी म्यूट अदर्स, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो लोग देर से हैं, मैं बता दूं कि आई एम रिपीटिंग द लेक्चर बिकॉज कल क्लास जो ऑनलाइन थे बिकॉज ऑफ द जूम कनेक्ट नहीं हो रहा था, 10 बजे तक तो नहीं हो पाई थी, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस क्या चीज़ होती है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस, जब आप एक पास एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें आप फेजेस कर लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो कि आप बिल्ट एंड फिक्स में रिक्वायरमेंट लेते थे और कोड कर देते थे, यहाँ पर आपने ज़्यादा फेजेस कर दिए हैं। रिक्वायरमेंट लेने के बाद आप डिज़ाइन करते हैं, कोड करने के बाद आप टेस्टिंग करते हैं। तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ मेथोडोलॉजी। जो सेकंड लाइन है, वैरायटी ऑफ मेथोडोलॉजी का मतलब ये है कि हम अभी इस खत्म करने के बाद पढ़ेंगे कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द सिस्टम। एक तो वो पुराने तरीके कहलाते हैं जिसको वाटरफॉल कहते हैं, ट्रेडिशनल कहते हैं, और कुछ नए तरीके हैं जिनको हम एजाइल कहते हैं। एजाइल, तो ये देयर आर वैरायटी ऑफ मेथोडोलॉजीज, ठीक है ना। तो डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं आप, तो जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो बस ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वाटरफॉल कैसे चलता है। वाटरफॉल तो आपने सुन ही लिया है, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, ये वाटरफॉल है। लेकिन एजाइल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाई वी हैव फेजेस, तो अगर आपको याद हो, जो हमने जब लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स को सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की थी या ब्रेक करने की कोशिश की थी, तो हमने ये कहा था कि जनाब लार्ज सिस्टम को हम डीकम्पोज कर लेते हैं। तो हमने ब्रेक किया था लार्ज प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पीसेस में और फिर हमने बनाया था। लेकिन जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो हमने कहा था कि सारी चीज़ों को एक वक्त में हम नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी अगर 5 प्रॉब्लम है, 6 प्रॉब्लम है, डायमेंशन है प्रॉब्लम की, तो हम क्या करेंगे कि उस डायमेंशन को एक वक्त में एक देखेंगे। अगर याद हो, हमने एक घर बना रहे थे तो हमने कहा था अभी सिर्फ फ्रंट देख लो, अंदर मत, अंदर की प्रॉब्लम्स को फोकस नहीं करेंगे। फिर जब अंदर की प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे। दैट वाज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये टेक्निक्स हम सीखेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा लार्ज वाला मसला भी हल हो जाए और कॉम्प्लेक्सिटी वाला मसला भी हल हो जाए। आगे चलते हैं, ठीक है। ये कॉमन एक्टिविटीज है जो आप करते हैं जब सॉफ्टवेयर बनाना हो। तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आप क्या करते हैं, ये बनाना है, कोडिंग इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब रिक्वायरमेंट के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है इलिसिटेशन, ठीक है ना। तो आज से 10 साल 12 साल पहले ये होता था रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो इट्स नॉट रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनी मोर। जब हमने समझा तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं होती है। कस्टमर को प्रॉब्लम तो पता होता है लेकिन उसको अपनी सोल्यूशन नहीं पता होता है। तो रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन का मतलब है यू गो टॉक एंड डिग इन, यानी आपको ढूंढ के निकालना होगा इसका मसला है क्या। यानी जैसे डॉक्टर के पास आप जाएं तो डॉक्टर सिम्टम्स पूछता है आपसे और उसके बाद वो ढूंढ के आपका डिजीज को डायग्नोज करता है। तो यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होना चाहिए, या जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है या बीए, इलिस्ट्रेशन का मतलब है ढूंढ के निकालना, डिग इन करना, ठीक है। तो देयर इज ए वर्ड ऑफ इलिस्ट्रेशन फॉर ए रीजन, ठीक है। और फिर जैसे हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट लेने के फौरन बाद कोड नहीं करते हैं, उस पर आप आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं। उसका डिजाइन करने के बाद और एग्रीमेंट के बाद फिर आप उसकी कोडिंग शुरू करते हैं।
हमने देखा था। कोड कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो फिर उसको रिक्वायरमेंट से मैच करेंगे। ये जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसको मैच करेंगे कि ये वही है कि नहीं है, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वही चीज़ है कि जो रिक्वायरमेंट दी गई थी उसके हिसाब से चीज़ें बन गई हैं कि नहीं बन गई, बन गई है तो फिर आप डिलीवर कर देंगे। ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स टू परफॉर्म इन डिफरेंट मैनर्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? समझ में आ रही है कि हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। अभी रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन है क्या चीज़, इसको जरा हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। State the business problem or opportunity from the basis of agreement between user and development. What is business problem? देखिए नॉर्मली कस्टमर ये नहीं बताता है कि कितने स्क्रीन बनाने हैं, कितनी रिपोर्ट बनानी है। जब आपको बुलाता है तो कहता है भाई मेरा ये मसला है, ये मसला इज अ बिजनेस प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने मुझे बुलाया और कहा कि जी हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग रुकनी पड़ती है। तो रॉ मटेरियल यानी जो हमारी हम एक फैक्ट्री है जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाते हैं। ठीक है, तो बिस्किट बनाते हैं, उसमें रॉ मटेरियल होता है चीनी, आटा, मैदा, जो भी है पेरिशेबल आइटम्स। तो इसमें एक आइटम है जो हमें जर्मनी से मंगाना पड़ता है, वो शॉर्ट हो जाता है क्योंकि हम, तो दैट्स अ बिजनेस प्रॉब्लम। ये सॉल्व करना होता है आपको। ठीक है ना। तो फिर आप सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो मसला क्या है, उसकी नीड को, उसके प्रॉब्लम को समझते हैं, इसको डायग्नोज करना पड़ेगा। सिम्टम्स है ये, इसको अपने सोल्यूशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब ये जो काम है ये प्रोग्रामर्स का नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर या बिजनेस एनालिस्ट होता है। क्योंकि अब पुराने जमाने में तो बिल्ट एंड फिक्स में क्या था, प्रोग्रामर ही सब पूछ रहा था। यहाँ नॉट एनी मोर, जो अब लेटेस्ट ट्रेंड्स है उसके अंदर एक रोल प्रोड्यूस हो गया जो बिजनेस एनालिस्ट कहलाता है, यानी बिजनेस के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। ठीक है, बिजनेस के प्रॉब्लम को समझेगा और मीटिंग करेगा और उसके बाद इसका एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन का, जिसका नाम ये है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, अगर जो लोग नोट्स ले रहे हैं वो लिखते जाएं। मैंने एग्जांपल नहीं दिया बट राइट डाउन द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कहा कि मुझे एप्लीकेशन शुरू करने से पहले एक लॉगिन स्क्रीन चाहिए। लॉगिन स्क्रीन का क्या मतलब है कि जो ऑथराइज यूजर हैं वो लॉगिन कर सकें, जो ऑथराइज यूजर हैं वो लॉगिन नहीं कर सकें। ठीक है। तो एक स्क्रीन होगी, इसमें नाम होगा, पैस और आईडी होगी और पासवर्ड होगा, और उसके अलावा दो चीजें हो सकती हैं, एक तस्वीर हो सकती है, फिर आपका एक कोड हो सकता है। ठीक है, तो 4 फील्ड हैं। ठीक है, तो कस्टमर ने क्या कहा है, मुझे एक लॉग इन स्क्रीन चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट नंबर 1। लेकिन जब उसको आप फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट 1 का मतलब है 1.1 यूजर आईडी, 1.2 पासवर्ड, 1.3 कोई पिक्चर मैचिंग, और 1.4 का मतलब है कोई टेक्स्ट प्रोड्यूस किया जाएगा या कोई नंबर कोड प्रोड्यूस किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और उस मोबाइल नंबर से वो आप नंबर डालेंगे क्योंकि फोन आपके पास है, तो कोई हैकर जो है ना आपके नंबर को, तो ये 4 चीजें होती है नॉर्मली। पुराने जमाने में यूजर आईडी पासवर्ड होता था, लेकिन अब 4 चीजें होती हैं। ठीक है ना, जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बिजनेस का प्रॉब्लम समझेंगे और आप ये लिखेंगे। ये डॉक्यूमेंट क्यों करते हैं, रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करना क्यों जरूरी है? 2 वजह। एक तो रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होती है और लार्ज होती है, इसलिए उनको लिखना जरूरी है कि भाई डॉक्यूमेंट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, याद नहीं रख पाएंगे आप। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप डॉक्यूमेंट उठाते हैं तो डिसएग्रीमेंट से बचते हैं, उसको ख्याल नहीं रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लेगा, बनेगा, टेस्टिंग करेगा, तो कम से कम 2-3 महीने की तो बात है। तो आपने जो कुछ कहा था आपको याद रहा नहीं रहा, वो डॉक्यूमेंट तो है, तो डिसएग्रीमेंट से बचते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। ठीक है, अब उसका एक खास स्टाइल है जो हम डॉक्यूमेंट करेंगे, और इससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, एक्सेप्टेंस सही हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी एग्जांपल दी कि एक फैक्ट्री में गए और हमको रॉ मटेरियल का मसला था। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ ये रॉ मटेरियल और फैक्ट्री और बिस्किट के लिए आइटम जमा करेंगे, उसके बाद बिस्किट बनाएंगे और कभी आइटम कम हो जाता है। दीज आर ऑल बिजनेस रिक्वायरमेंट, दीज आर ऑल यू नो फैक्ट्री रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आपने तो पढ़ी नहीं है, आप तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, आपने डेटाबेस पढ़ी है और आपने लैंग्वेज पढ़ी है और आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। तो आप जो कुछ बोल रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है, वो कुछ जो कुछ बोल रहा है वो क्या क्या है, वो बिजनेस है। तो आप दोनों एक जुबान नहीं बोलते हैं, इसलिए मिसकम्युनिकेशन का बहुत पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट करने का एक एडवांटेज ये है कि उसकी समझ में आ जाएगा। अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको रीफ्रेज करना पड़ेगा, कोई और चीज तरह से लिखना पड़ेगा, उसकी समझ में आना जरूरी है। तो जब डॉक्यूमेंट करते हैं उससे एक्सेप्टेंस आ जाती है, ठीक है ना, उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। खास तरीके हैं लिखने के भी, हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, अगर ये ना करें तो क्या होगा, ये ना करें तो रिक्वायरमेंट क्रीप होती है। अभी ये क्रीप सॉफ्टवेयर के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है, यानी रिक्वायरमेंट का बढ़ जाना, यानी थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और, अच्छा ऐसा भी कर दो, अच्छा एक रिपोर्ट और बना दो, अच्छा एक, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाती है, तो इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट क्रीप। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट क्रीप का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, थोड़ा सा और बढ़ा दो थोड़ा सा, तो मेथोडोलॉजी इस तरह से होगी कि बढ़ ना पाए। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट के अंदर है वो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा समझिए, मैंने भी आपको बताया था कि कस्टमर ने कहा कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है हमारा रॉ मटेरियल, तो फिर आप सोचते हैं कि जी सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो फिर आप सोल्यूशन सोचते हैं उसका कि यार ये मसला हल कैसे होगा, तो उसका आप एक आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं, डेटाबेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये दोनों चीजें बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ क्या चीज है। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखिए, आपसे कहा गया है कि एक इनपुट स्क्रीन बनानी है, स्क्रीन बनानी है, इसमें स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा डला हुआ। ठीक है, ये आपको मैंने बताया कि जनाब मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ जिसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूँ, तो मैंने कहा डिजाइन। ठीक है, तो आर्किटेक्ट डिजाइन डेटाबेस डिजाइन नहीं है। ठीक है, अभी ये है डेटाबेस, देखिए ये वाला फॉर्म है, यानी मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन डालनी है, ये स्क्रीन बनाना है, इसमें नाम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये डालना है। ये डालने के लिए ये डेटाबेस होगी, नाम की लेंथ होगी, है ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसी तरह से CNIC, ये डेटाबेस की डिजाइन है। ठीक है, ये फ्रंट एंड स्क्रीन है, जावा में बना दिया या .NET में बना दिया या रिएक्ट नेटिव में बना, जो भी है। आर्किटेक्ट क्या है, आर्किटेक्ट ये है कि जी ये जो डेटाबेस बन रही है स्टूडेंट की, तो सेपरेट डेटा फॉर ईच डिपार्टमेंट, ये अलग अलग बनेगी। अलग अलग का मतलब है लूजली कपल्ड। सेंट्रलाइज डेटाबेस यानी DSU में होगी सेंट्रलाइज डेटाबेस, या क्लाउड पे होगी। दूसरा ये कि जो डेटाबेस होगी ये स्टूडेंट खाली यूनिवर्सिटी से एक्सेस कर सकता है या घर से भी कर सकता है। अब ये एक आर्किटेक्ट है कि एक्सेस होगा कैसे। ठीक है, इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आप फेसबुक है या कोई और, फेसबुक है चलिए, फेसबुक को अपने फोन से एक्सेस कर रहे हैं, तो ये चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ठीक है ना, और डेटाबेस कहीं जाके स्टोर हो रहा है, लेकिन वो कनेक्टिविटी कैसे है, उसका आर्किटेक्ट क्या है, ये चीज है। बात समझ में आ रही है। तो इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से पहले आपको एक डिजाइन बनाना, आर्किटेक्ट डिजाइन करना, डेटाबेस डिजाइन करना, फिर उसका फ्रंट एंड कोड लिखना। ये बैक एंड कोड है, बैक एंड डेटाबेस है, ये फ्रंट एंड है, लेकिन उससे पहले उसका कनेक्टिविटी कैसे होगी, यहाँ से जो डेटा है ये उठ के जाएगा कैसे। ठीक है ना, फेसबुक पे अगर आप अपने मोबाइल से फोन करें तो एप्लीकेशन तो आपके फोन पे आ गई है, लेकिन वो अमेरिका में जाके डेटा कहाँ सेव हो रहा है, ये वाली चीज है, आर्किटेक्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, क्लियर है, आगे चलो, आगे चलो, क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है। यस सर। इसको यूं भी समझ लीजिए कि आपने एक घर बनाना है, तो जी, तो घर बनाना है तो उससे पहले आप क्या करेंगे, एक नक्शा बनाएंगे।
कितने कमरे होंगे, और फिर आप दिखाएंगे देखो ये कमरा छोटा लग रहा है, बड़ा करना है तो फिर ये किचन छोटा हो जाएगा। तो बनाने से पहले आप उसको कागज पे बना लेंगे, डिजाइन कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि बनाओ और तोड़ो, बनाओ और तोड़ो, जैसे हम बिल्ट एंड फिक्स में कर रहे थे, बनाओ और कस्टमर ने कहा नहीं सही नहीं है। तो ये डिजाइन है, ठीक है ना। अब आप कोड करना शुरू करेंगे। ये है कि आपने कितनी स्क्रीन बननी है, कितनी रिपोर्ट बननी है। जैसे अभी पिछली वाली हमने देखा कि एक स्क्रीन थी, ऐसे 4 स्क्रीन और हो जाएंगी। तो वो चारों स्क्रीन कैसे होंगी, फ्रंट एंड कैसे होगा, बैक एंड कैसे होगा, ठीक है ना। ये आपने कोड लिख दिया, ठीक है। कोड लिख दिया, फिर आप उसको टेस्टिंग करेंगे। तो इसका आउटपुट क्या है, सोर्स कोड। एक चीज याद रखने वाली बात है, छोटा प्रोजेक्ट है तो एक ही आदमी कर रहा है, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 10 लोग कोड कर रहे हैं। तो 10 लोगों का अलग अलग कोड करना, फिर उसको इंटीग्रेट करना, ये भी एक काम है। यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोडिंग एंड इंटीग्रेशन, टेस्टिंग बाद में होगी। तो जैसे अगर टीम में 4 लोग हैं, तुम ये वाली रिपोर्ट बना लो, मैं ये वाली रिपोर्ट बना लूंगा, और तुम ये वाली स्क्रीन बना लो। बनाने के बाद उसको हमने अटैच करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना। तो कोडिंग एंड इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर ये, तो उसका जो उसका जो आउटपुट है इज सोर्स कोड, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस है कोडिंग, उसका आउटपुट इज सोर्स कोड। फिर आप उसको एग्जीक्यूशन में ले जाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर कस्टमर को दिया नहीं जाता है। कस्टमर, आपका इंटरनल डिपार्टमेंट होता है जो आपको टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर, यानी जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि कस्टमर ने कहा था कि लॉग इन स्क्रीन हो, तो लॉग इन स्क्रीन बन गई, सारा कुछ हो गया, अब मैं उसको चेक कर रहा हूँ। तो अथोराइज यूजर, फॉर एग्जांपल मैं अथोराइज यूजर हूँ, मेरा नेम और पासवर्ड, तो वो डाल के देखा तो मुझे लॉगिन होना चाहिए। लेकिन मैंने इनवैलिड पासवर्ड डाल के देखा तो उसको मुझे रोकना चाहिए और एरर मैसेज देना चाहिए, ठीक है। तो ये टेस्टिंग हो गई, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या है, टेस्ट प्लान बनेगा, टेस्ट केस बनेगा। टेस्ट केस क्या होता है कि एक स्क्रीन है, उसको टेस्ट करना है। तो अब उसके लिए उसमें कौन सा डेटा डालूंगा, कितने स्टेप्स डालूंगा, कौन कौन सी चीजें, और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। ये स्टेप्स हैं, ये डेटा है, और ये रिजल्ट है। जो रिजल्ट है वही आया तो पास, अगर जो रिजल्ट है वो नहीं आया तो फेल, ठीक है। फेल है तो बग रिपोर्ट जाएगी। तो टेस्ट प्लान होगा, टेस्ट केस होगा, बग रिपोर्ट होगी, ठीक है। ये इसका है। तो अगर बग आ रहा है तो फिर ये आप कस्टमर को नहीं दे सकते, इसको दोबारा से सही करवाएंगे। लेकिन कस्टमर के जाने से पहले, कस्टमर को रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर देने से पहले आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर लेते हैं, जो कि बिल्ट इन फिक्स में नहीं हो रहा था, ठीक है। तो छोटे से सॉफ्टवेयर में तो ठीक है, बनाया, 4 फंक्शनैलिटी थी जिसमें से 3.5 सही थी और आधी खराब थी, उसने सही कर दी। लेकिन जहाँ लार्ज सिस्टम बन रहा है बैंक के लिए, वहां इतना नहीं है कि आप खराब हो गया कस्टमर ने, हजारों कस्टमर है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको खुद टेस्ट करना होगा, सारा कुछ करना होगा, यूएटी वो कर लेगा, ठीक है। तो ये इन हाउस टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। अब ये थोड़ा सा देखिए, बिल्ट एंड फिक्स में तो क्या था, 90% 80% यही था, कोडिंग कोडिंग, रिक्वायरमेंट लो कोडिंग करो, रिक्वायरमेंट लो कोडिंग करो, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी होती थी। लेकिन जो आजकल की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट लेने वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सही नहीं हुआ तो बाकी सारे काम गलत हो जाएंगे। तो ये तकरीबन अब 20% तो नहीं, 30-35% है ये, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट लेना, वैलिडेट करना है, सारा कुछ करना। फिर आपकी इंटरनल डिजाइन, फिर जितनी आपकी कोडिंग है वो तकरीबन उतनी ही टेस्टिंग होती है। ऐसी बात है, जो सारा आपने बनाया है, बनाने में टाइम लगता है, लेकिन मतलब उसको टेस्ट करने में भी, वेरीफाई करने में भी टाइम लगता है। उसके बाद फिर आइट्रेशन भी होती है। सॉफ्टवेयर का कोड टेस्ट किया, और उसमें समझिए 20 फंक्शन थे, तो 20 में से 12 सही है और 8 में प्रॉब्लम है। तो 8 जो है वो जाएंगे टेस्ट इंजीनियर के पास, सॉरी टेस्ट इंजीनियर तो बता दिया कि 8 है, तो जाएंगे दोबारा से प्रोग्रामर के पास, वो सही होके आएंगे, तो सेकंड आइट्रेशन चलेगी कोडिंग की। फिर अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो थर्ड आइट्रेशन चलेगी। तो ये टेस्टिंग इसलिए ज्यादा लगती है, ठीक है। तो कोडिंग इज नॉट मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी 1/3 समझ लीजिए, लेकिन बाकी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोडिंग के अलावा ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट एंड टेस्टिंग। ये आर्किटेक्ट भी होती है, ये खास स्पेशलाइज किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्ट जितना अच्छा होगा उतनी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन होगी, हर चीज अपनी जगह पर होगी, फंक्शंस होंगे, रूटीन होंगे, उसको मेंटेन करना आसान होगी, उसको समझना आसान होगी, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड द रोल। पहले वाले जमाने में क्या था, बिल्ट एंड फिक्स में एक कोडर होता था और एक वो होता था बिजनेस के आदमी बताता था। अब ऐसा नहीं है, अब रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं, बहुत ही स्पेशलाइज किस्म के बिजनेस के लोग होते हैं जो कस्टमर से बात कर सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो वो डिजाइन करेगा, सारा कुछ करेगा।
तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई? कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा मैं फिर बता दूं, उस वक्त स्टूडेंट कम थे, 4-5 थे, अब ज्यादा हो गए। तो आई एम रिपीटिंग द लेक्चर। कल क्योंकि जूम नहीं चल रहा था तो आई एम रिपीटिंग द लेक्चर। तो अगर लेक्चर ज्यादा हुआ तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। थोड़ा सा हम स्लो जा रहे हैं लेकिन 12, तो कल वाली चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कौन कौन से होते हैं? तो मेजर क्लासिफिकेशन 2 तरह की होती है, ठीक है ना। तो हम जरा देखते हैं कौन कौन सी है। ये देखिए, पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ क्या चीज है। एक को कहते हैं प्लान ड्रिवन और एक को कहते हैं चेंज ड्रिवन या फीचर ड्रिवन। ठीक है, 2 तरह के प्रोसेस हैं। सॉफ्टवेयर जब भी आप बनाते हैं 2 तरीके से प्रोसेस बनाते हैं, एक प्लान ड्रिवन होता है और एक चेंज ड्रिवन होता है। ठीक है, तो प्लान ड्रिवन क्या होता है कि ऐसी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको प्लान करें। ठीक है, जो चीज रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको प्लान कर लें। फ्रीज ना हो, कंप्लीट ना हो तो थोड़ा थोड़ा बना लें, एक फीचर डालें फिर दूसरा फीचर डालें। तो सॉफ्टवेयर क्योंकि कंप्लीट रिक्वायरमेंट लेना मुश्किल काम होता है, तो सॉफ्टवेयर के लिए ये वाला प्रोसेस ज्यादा बेहतर है। ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेहतर है, रोड बनानी है, सड़क बनानी है, या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली नोन हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। प्लान ड्रिवन देखिए क्या है, फिर मैं इसको समझाता हूँ, पढ़िए। ठीक है, तो प्लान ड्रिवन कब होता है? एक्चुअली प्लान ड्रिवन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसको हम डे 1 से प्लान कर सकें। ठीक है ना, तो ऑल द फीचर्स जो यूजर को चाहिए वो सारे नोन है, पता है मुझे क्या चाहिए मुझे। ठीक है ना, तो ठीक है, तो प्लान ड्रिवन इज यूज्ड व्हेन ऑल रिक्वायरमेंट या ऑल रिक्वायर्ड फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज कंप्लीटली नोन। ठीक है, कंप्लीटली नोन है तो प्लान करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लान का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स, कौन करेगा और कब करेगा। तो लिस्ट ऑफ आइटम तभी पता चलेगी जब आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है तो लिस्ट ऑफ आइटम नहीं पता चलेगा, प्लान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में पुल कितना बढ़ना, कुछ पुल बनाना है तो हमें मालूम है कहाँ से कहाँ तक बनेगा, कैसे बनेगा, एवरीथिंग इज नोन। घर बनाना है तो एवरीथिंग इज नोन, तो वहां प्लान ड्रिवन सही होता है। सॉफ्टवेयर में ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ रिक्वायरमेंट कंप्लीटली नोन हो, वहां वाटरफॉल यूज करिए। ठीक है, इसको और भी क्या कहते हैं, इसके और भी नाम है, सीक्वेंशियल प्रोसेस भी कहते हैं, ट्रेडिशनल भी कहते हैं, इसको वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। फीचर ड्रिवन क्या होता है? फीचर ड्रिवन ये होता है कि उसमें फीचर्स ऐड करते जाएं। ठीक है, तो फीचर्स ऐड करने का मतलब है आप सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल, आइटरेटिव। ठीक है, मसलन मसलन आपने MS ऑफिस यूज किया है, तो ऑफिस के अंदर मैं आपको अगर बात करूं वर्ड के अंदर, ठीक है ना, तो वर्ड के अंदर क्या करते हैं, आप टाइप करते हैं और फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे पहले जमाने में टाइपराइटर होता था, आप टाइप करते थे तो उसको कहीं सेव नहीं कर सकते थे। अब ये जो आपने फाइल लिखी है उसको सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये एक फीचर है। ठीक है, ये एक फीचर है कि आप जो भी फाइल है उसको टाइप करें और सेव कर लें। ठीक है, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर क्या है, जब बना था तो ये सारी चीजें नहीं थी जो आज आपको अवेलेबल है, कलर, फॉन्ट, साइज, सारी चीजें, पहले ये नहीं था। तब मैं आपको जब बनाना शुरू किया वर्ड, तो मैंने क्या किया कि उसमें पहले टाइपिंग का फीचर डाला, फिर उसका एडिटिंग का फीचर डाला, फिर मैंने डिफरेंट फॉन्ट्स डाले। ये एडिशनल फीचर है कि फॉन्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर ये हो गया फॉन्ट के साइज, पहले जो फॉन्ट के साइज बहुत लिमिटेड थे, थोड़ा बड़ा कर लो, थोड़ा छोटा कर लो, कोई कैलकुलेशन नहीं थी उसमें। अब तो आप कैलकुलेशन डालें, इतना साइज हो। तो कलर चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, दीज आर ऑल ब्यूटीफुल फीचर्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जब आता है तो फिर आप कहते हैं इसमें ये भी चाहिए। जब पहले आपने टाइपराइटर को रिप्लेस किया तो उसने कहा कि भाई इसमें फॉन्ट बड़ा नहीं हो सकता, हो सकता है, तो नेक्स्ट रिलीज में हमने और फीचर ऐड कर दिया।
तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये ज्यादा सूट करता है कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाएं तो लिमिटेड फीचर्स के साथ डालें और कस्टमर का ये हो सकता है तो फिर हम उसको और भी डाल दें, फीचर ऐड कर दें, फीचर ऐड कर दें। तो दिस इज कॉल्ड आइट्रेशन या इंक्रीमेंटल। बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरीका है, ठीक है। ये प्रैक्टिस में क्या करते हैं, क्लाइंट बताता जाता है और हम ऐड करते जाते हैं। तो हम कहते हैं हमने सॉफ्टवेयर बना दिया 4 महीने में, तो जो बेसिक फीचर थे वो आपके अवेलेबल हो गए। जब वो चलाता है तो कहता है इसमें ये एडिशनल फीचर डाल दीजिए, इन्हांसमेंट कहलाती है। तो इन्हांसमेंट क्या है, फीचर्स की इंक्रीमेंट। यानी अगर आपने पहले दिए थे उसको 10 फीचर, तो वो 2 और डाल देंगे आप 1 महीने में, फिर 2 और डाल देंगे, फिर और 2 और डाल देंगे। तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ, रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं थी, बिल्कुल कंप्लीट नहीं थी, बल्कि जितना उसको बताया था उसने आप बता दिया, आपने वो डेवलप कर लिया। फिर उसको देखता है तो कहता है और चेंज चाहिए। चेंज का मतलब है एडिशनल फीचर। यहां तक समझ में आ रही है दोनों का फर्क? एक में रिक्वायरमेंट कंप्लीट थी, पिछले वाले में यहाँ रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं थी, जितनी पता थी उतनी बना दिया। फिर आपने जब उसको चलाया तो फिर आपने कहा इसमें फीचर ऐड कर दीजिए। तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल या फीचर ड्रिवन या चेंज ड्रिवन। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है, चेंज ड्रिवन में फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है, थोड़ी 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 थोड़ी। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है। प्लान ड्रिवन जो है वो ट्रेडिशनल है और हैवी वेट है। हैवी वेट क्यों है? इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत होगी उसको, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब है चेंज ड्रिवन में सॉफ्टवेयर बनाने पे ज्यादा जोर है, डॉक्यूमेंटेशन पे जोर नहीं है, क्योंकि चलता हुआ सॉफ्टवेयर जल्दी से बनाना है। चलता हुआ सॉफ्टवेयर यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद तो ये हैवी वेट है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटिंग चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के अंदर, बैंकिंग के एप्लीकेशन के अंदर क्या बनाना है, वो बैंकिंग की एप्लीकेशन पता है तो उसको लिखो, डॉक्यूमेंट करो, अप्रूव करवाओ। ये ट्रेडिशनल तरीके से बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो शायद इस तरह से नहीं बनेगी। तो दिस इज मोर प्रिडिक्टेबल, यानी आपको मालूम है क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है, इज ए प्लान ड्रिवन, ठीक है ना। तो प्लान ड्रिवन में क्या होगा आखिरी वाली जो लाइन है, रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो अगर एक बैंकिंग की एप्लीकेशन बनानी है, बैंक तो सालों से चल रहे हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट भी पता है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं पता, बल्कि एक बैंक का एप्लीकेशन चल रही होगी जो कि उसमें डिफेक्ट्स होंगे। तो नई एप्लीकेशन के लिए हमें मालूम है ये 4 स्क्रीन है, तो कह रहे हैं 4 तो स्क्रीन है, उसके अलावा भी एक स्क्रीन चाहिए, तो 5 स्क्रीन है, उसके अलावा ये रिपोर्ट चाहिए। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। जो पुरानी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है बैंकिंग में पहला सॉफ्टवेयर तो नहीं चल रहा होगा, 5 साल से 10 साल से चल रहा होगा। तो नया जब फंक्शन चाहिए उसको, तो उनको दे आर प्रीटी क्लियर कि क्या क्या चाहिए मुझे। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट के अंदर शायद हम ट्रेडिशनल तरीकों को यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो एम्फेसाइज क्या है, अप फ्रंट प्लानिंग, यानी जो जो पता है उसको प्लान कर लो। सारी चीजें पता हैं तो रिक्वायरमेंट कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। फॉर्मल का मतलब, फॉर्मल क्या चीज होती है? फॉर्मल का मतलब है कोई रिव्यू करेगा, साइन करेगा, एग्री करेगा, ठीक है ना। फॉर्मल किसका? जिसका रिकॉर्ड हो। जैसे आप क्लास ले रहे हैं, ये फॉर्मल क्लास है, इसका शेड्यूल है, टाइम टेबल है। और यानी ऐसा नहीं है कि कोई मेरे कमरे में आ गया सर ये चीजें पूछनी है। तो कमरे में आने का मतलब है कोई इनफॉर्मल है, यानी उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टाइमिंग कोई वो नहीं है, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसकी अटेंडेंस नहीं होगी जो पूछने आएगा। लेकिन जो अभी है उसकी अटेंडेंस होगी, उसका एक टाइम शेड्यूल होगा, अटेंड करना जरूरी होगा। दिस वेरी फॉर्मल। तो इसका मतलब है डॉक्यूमेंट का कोई फॉर्मेट होगा, वो बनेगा, कोई रिव्यू करेगा, इट्स वेरी फॉर्मल, उसके बगैर आगे नहीं जा सकते आप, ठीक है। ठीक है, तो टीम मीटिंग्स होंगी, कितना हो गया, कैसे हो गया, रिव्यूज होंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही हैवी वेट टाइप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसे ही नहीं हो सकती मीटिंग भाई। मीटिंग ऐसे होती है कि आप इन लोगों को बुलाएंगे, सो के एक दिन पहले एजेंडा करेंगे, फिर आप एक मीटिंग करेंगे, ऐसे नहीं है। जबकि उसमें रोजाना मीटिंग होती है, उसको स्टैंड अप मीटिंग कहते हैं, ठीक है, वो इनफॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत फॉर्मल मीटिंग होती है। हैवी प्रोजेक्ट गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नेंस होती है रूल्स।
इससे चलेंगे और इससे नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो देयर आर सर्टेन रूल्स, उन रूल को आपको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। और अगर चेंज करनी है सॉफ्टवेयर, अगर आपने लिखवाया, रिक्वायरमेंट ले ली, जैसे नक्शा बन गया ना, नक्शा बनने के बाद अगर आप चेंज करना है तो ऐसे नहीं चेंज होगा। देयर आर सर्टेन पीपल जो अप्रूव करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसा कर दो, तो जिस आदमी ने घर बनवा रहा है, पैसे दे रहा है, वही चेंज करेगा, हर आदमी थोड़ी कर सकेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो जो स्पॉन्सर है वो और जो टीम के की प्लेयर हैं वो बताएंगे कि भाई चेंज करना भी है कि नहीं करना है। दिस इज वेरी फॉर्मल चेंज, ठीक है। जबकि दूसरे वाले में चेंज इतनी मुश्किल नहीं है, बताओ क्या करना है, बस हम बना के दे देंगे, और बताओ क्या करना है, ठीक है। तो वो है, उसका नाम ही एडिशनल फीचर है या चेंज ड्रिवन है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, डॉक्यूमेंट बहुत फॉर्मल होगा, साइन होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, ये प्लान ड्रिवन है। जबकि फीचर ड्रिवन में क्या होगा, फीचर ड्रिवन में जनाब एक तो महीनों नहीं लगेंगे, इसके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर बना के देना है, ऑब्टेनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी है, तो पूरी रिक्वायरमेंट दी है, बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट दी है आधे दिन में, 4-5 घंटों में, अब आप इसको बना के देंगे 1 हफ्ते में, 10 दिन में, ठीक है। तो दैट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आज आपको रिक्वायरमेंट दी है, 10 दिन बाद मुझे सॉफ्टवेयर देंगे। अब ऐसा नहीं है 3 महीने बाद मुलाकात होगी आपको, प्लान ड्रिवन में तो ऐसे ही है, सर हम जाएंगे बनाएंगे, तो 3 महीने पहले आपने क्या बताया था क्या नहीं बताया था, पॉसिबिलिटी आप भूल जाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा हैवी है, उसमें फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा, यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। फ्यूअर रिसोर्सेज का मतलब है ऐसा नहीं है कि 50 लोग काम करें, 50 लोग काम करेंगे तो डिफरेंट टीमों में, 10-12 से ज्यादा लोगों की बड़ी टीम नहीं होती है, तो काम को आप डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन एक टीम 3-4 लोगों की भी हो, 5 लोगों की भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 12 लोगों की, 13 लोगों की, बस इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी। और 1 हफ्ते में बना के, तो देयर आर फ्यू रिसोर्स इन द टीम, ठीक है। अगर बड़ी टीम बनानी है तो फिर आप 10-10 लोगों की 5 टीमें बनाते हैं तो 50 लोग हो जाएंगे, ठीक है। नोन एज लाइट मेथडोलॉजी। लाइट इसलिए है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, आपने बनाया बस हम बना के दे देंगे आपको। अगर जो डॉक्यूमेंटेशन बनानी है वो इंटरनल टीम के लिए बनानी है, कस्टमर को तो बस सॉफ्टवेयर उसने बताया है वो आप बना के दे देंगे। अब यूं समझिए बिल्ट एंड फिक्स वाली चीजें, लेकिन बिल्ट एंड फिक्स के अलावा इसमें एक जो खास बात है, कस्टमर रिक्वायरमेंट बता रहा है तो सारे लोग बैठे होंगे, ठीक है। वहां तो सिर्फ कोडर बैठा होता था, यहाँ पर कौन लोग बैठे हैं, यहाँ बीए भी बैठा हुआ है, आर्किटेक्ट भी बैठा हुआ है, कोडर भी बैठे हुए, टेस्ट इंजीनियर भी सब बैठे हुए, सब उससे रिक्वायरमेंट ले लेंगे, सब चीजें समझ लेंगे, वो एक आदमी टेस्ट केस बना लेगा, एक वो बना लेगा, लेकिन इंटरनल टीम के लिए, ठीक है। तो इसको एजाइल कहते हैं। एजाइल का मतलब है इंक्रीमेंटल, यानी सॉफ्टवेयर बढ़ता जाएगा। इंक्रीमेंट का मतलब है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी पहले 10 रिक्वायरमेंट थी, फिर 12 हो गई, फिर 14 हो गई, फिर 20 हो गई, ठीक है। इसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर बैठा रहे आपके साथ, तो कोऑपरेशन बहुत जरूरी है पूरी टीम की। तो सारी टीम एक जगह बैठी होती है, ठीक है। तो ये कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है। वाटरफॉल में क्या होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे तो ये डेवलपमेंट टीम है, ये अलग से टेस्टिंग टीम बैठी हुई है, ये अलग से प्रोजेक्ट मैनेजर बैठे हुए हैं, ये अलग से, तो सेपरेशन है, टीम फिजिकल सेपरेशन है। इजाइल में ऐसा नहीं होता है। इजाइल में एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, उसकी फिलॉसफी भी डिफरेंट है, सारे लोग बैठे हुए हैं, कोऑपरेट होगा। एजाइल के अंदर आप फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकते हैं कि जी मैंने तो सही बनाया था, सारे लोग सही बैठे हुए हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, और सारे लोगों ने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना के देना है। वाटरफॉल में क्या होता है, जी वो कोड सही नहीं हुआ, मैंने तो डिजाइन सही किया था, अच्छा जी डिजाइन सही नहीं हुआ, मैंने तो रिक्वायरमेंट सही ली थी, क्योंकि अलग अलग है ना, तो कोऑपरेशन कम है वहां पर, कोलैबोरेशन कम है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आपने चीजें ली हैं और बस बना के देना है आपको, सारे लोग बैठ जाइए और बना के दीजिए। एडाप्टिव का मतलब क्या है कि आपको यानी जो आखिरी वक्त में रिक्वायरमेंट सारी होती है, लेकिन बनाना क्या है, जो बनाना क्या है वो आप बता दें, बस वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये अडॉप्ट कर लेते हैं, चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्या चीज चाहिए आपको आप बताइए, हम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और ठीक है, तो इसमें ठीक है आगे चलते हैं। प्लान ड्रिवन में कौन कौन सी है ये अब हम पढ़ेंगे, वाटरफॉल पढ़ेंगे, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, ये सारे वाटर प्लान ड्रिवन कहलाते हैं। फीचर ड्रिवन में क्या है, एजाइल और स्क्रम, तो स्क्रम हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बाकियों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल।
अभी क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे और प्रोजेक्ट आएगा तो आपको ये मेथडोलॉजी पता हो। अब आप प्रोजेक्ट देखेंगे, फिर आप कहेंगे इस प्रोजेक्ट पे ये जो वेबसाइट बनानी है तो इसको तो हम वाटरफॉल से करते हैं। वाटरफॉल से इसलिए करते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट लेनी है, डिजाइन करनी है और टेस्टिंग करनी है। लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको हम स्क्रम से बंद करते हैं क्योंकि इसमें ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे इंडस्ट्री में जाके, ठीक है। या फिर ये होगा कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो एक सॉफ्टवेयर हाउस है वो कहता है जी हम तो स्क्रम यूज करते हैं, पढ़ा हुआ है आपने? आप कहेंगे हाँ जी पढ़ा हुआ है, हमने मालूम है स्क्रम क्या होता है, तो यू कैन इजीली यूज इट, ठीक है। तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? प्लान ड्रिवन समझ में आ गया, फीचर ड्रिवन या चेंज ड्रिवन समझ में आया? दोनों का फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया भाई? ठीक है। अच्छा, एक दरख्वास्त आप लोगों से है, सारे स्टूडेंट्स से, क्योंकि ये कोरोना का और ये ऑनलाइन और ये सारी चीज़ें, मेरी रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट से ये है कि थोड़ा सा मैं ये जो पीपीटीज हैं अपलोड कर दिए, तो इसको ज़रा पढ़ के बैठा करें। पढ़ के बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। वरना वो एक लिमिटेड हमारा, क्योंकि हम आमने सामने नहीं बैठे हुए, तो समझ में आएगा। तो पढ़ के बैठेंगे ना तो फिर ज्यादा होगा कि पढ़ के बैठूं और मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी जब मैंने पढ़ा, तो सर से यही पूछना है, तो उस वक्त आप अलर्ट होंगे। अभी तो सर बता रहे हैं, पता नहीं समझ में आया नहीं आया, तो पढ़ के बैठेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। 10 मिनट 15 मिनट आप उस पीपीटी को वो कर लें और उसके बाद बैठें, तो ताकि समझ में ज्यादा आना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम आगे चलते हैं। अच्छा, 1 मिनट रह गया, उसके बाद ही आपको एग्जिट कर देगा, फिर मैं ये खत्म करके फिर मैं आपकी वो ले लूंगा, क्या नाम है, अटेंडेंस। ये वाटरफॉल है, ठीक है, ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल क्यों कहते हैं? पता है किसी को वाटरफॉल क्यों कहते हैं? मालूम है किसी को वाटरफॉल क्यों कहते हैं? ये देखने के बाद कहीं आपको वाटरफॉल नजर आ रहा है? इसको वाटरफॉल इसलिए कहते हैं, इसको यूं समझ लीजिए एक प्याला है, रिक्वायरमेंट एक प्याला है, और जब तक भरेगा नहीं ये नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ पानी नहीं भरेगा तो गिरेगा नहीं, तो इसका मतलब है जब तक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए इसको वाटरफॉल कहते हैं। ये उसकी वीकनेस भी है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं है, हम उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, क्या बनाना है, ये व्हाट हो गया, और हाउ बनाना है, ये आपका ये हो गया, ये हाउ बनेगा, और ये मेंटेनेंस है। समझ में आ रही है? जो रेड कलर में आपको सर ने डाला हुआ है, ये हाउ बनेगा, कैसे हम डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और फिर ये कस्टमर को दे देंगे। क्या बनाना है ये एक अलग काम है, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि इनटेंजिबल है और क्या है, विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। गाड़ी, घर, ये सब विजिबल है ना, टेंजिबल है। सॉफ्टवेयर के अंदर विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए इस पे एग्री करना जरा मुश्किल काम होता है, इसलिए इसको डॉक्यूमेंट बना दिया जाए, ठीक है। तो वाटरफॉल समझ में आ रहा है? इसको सीक्वेंशियल भी कहते हैं। सीक्वेंशियल मतलब रिक्वायरमेंट लोगे, डिजाइन करोगे, कोडिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे और फिर कस्टमर को दे दोगे। सीक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस दूसरे